नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब? इस वीडियो को बनाने में थोड़ा-सा विलंब हो गया क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में इंद्रदेव बहुत मेहरबान हो चुके हैं, जिसकी वजह से विद्युत कनेक्शन जो हैं, वो प्रॉपरली रूप से हमें मिल नहीं रहा था, जिसकी वजह से स्टूडियो संचालन में बहुत दिक्कतें आ रही थी। थोड़ा-सा विलंब हुआ है, 1 डेढ़ दिन पहले ये चीज़ें आपको आप तक पहुँचानी थी, लेकिन तकनीकी समस्याओं से हम भी जूझे। लेकिन आज स्थितियाँ ठीक रही तो मैंने सोचा स्टूडेंट से बात करी जाए, उनसे मिला जाए। बहुत सारे स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे, लेकिन आज हम सारी बातें जो हैं इस वीडियो में करने वाले हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि आज से 2 दिन पहले आपको कॉलेज कॉलेज जो हैं वो अलॉट हो चुके हैं। यानी कि आपके बीएसटीसी 2024 की जो प्रथम सूची है, प्रथम लिस्ट है वो आ चुकी हैं, जिसमें लगभग 24,000 के आसपास स्टूडेंट्स जो हैं, उनको कॉलेज आवंटन हो चुका है। अब उस परिप्रेक्ष्य में बहुत सारे आगे की प्रोसेस जो है, वो स्टूडेंट्स समझ नहीं पा रहे हैं। उनमें कहीं न कहीं एक ऐसा हम कहते हैं ना कि हर एक प्रश्न को जानने की जिज्ञासा जो रहती है, उन सारे प्रश्नों के ऊपर आज पूर्ण विराम लगाने के लिए वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो के एक-एक पक्ष को समझना। मैं आज इस वीडियो में आपको पहली लिस्ट में क्या स्थितियाँ हैं, उसके बारे में भी बताऊँगा। अपवर्ड मूवमेंट कैसे करना है, पूरी अपवर्ड मूवमेंट की प्रोसेस आपको आज इस वीडियो में बताऊँगा। सेकंड लिस्ट में किसकी संभावना है, क्या कुछ स्थितियाँ बन सकती है सेकंड लिस्ट में, वो और कट ऑफ कितनी रही थी, इसका भी एक हम सटीक आकलन मैंने डेढ़ दिन तक के इस इंतजार में इस कट ऑफ का तो पूर्ण रूप से आकलन कर दिया है। जो मैं कहूँगा वो आप समझो कि लो की लकीर है। और उसके साथ-साथ सबसे महत्वपूर्ण जानकारी कि दस्तावेज़ जो हैं वो आपको कौन-कौन से चाहिए। ये दस्तावेज़ों की सूची भी आज मैंने कॉलेज जाकर प्रॉपरली पता करा है, और वो पूरी दस्तावेज़ की सूची इस वीडियो की शुरुआत में ही हम सबसे पहले दस्तावेज़ की बात करेंगे, क्योंकि वही पत्ते की बात है। और बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज है कि सर दस्तावेज में क्या करें, कैसी स्थितियाँ रहेगी, क्या-क्या जो है हमें दस्तावेज में लेके जाना पड़ेगा। वैसे कुछ एक स्टूडेंट 5-10% ने आज रिपोर्टिंग करवा दी होगी, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी वेट कर रहे हैं। कुछ चीज़ें उनके समझ में भी नहीं आ रही है। हो सकता है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स एरर उनके रहे हैं, जिनको भी वो सही करवा रहे होंगे। उन तमाम प्रश्नों के जो हैं आज आपको उत्तर मिलने वाले हैं। फिर से मैं कह देता हूं कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने मित्रों तक अवश्य शेयर करें। अब हम बात करेंगे कि बीएसटीसी 2024 के लिए रिपोर्टिंग के वक्त आपको कौन कौन से दस्तावेज चाहिए। रिपोर्टिंग की अंतिम तारीख मैं आपको बता दूं कि वो 12 जनवरी है, 12 जो अगस्त है, क्या है, 12 अगस्त है, ठीक है। 12 अगस्त रिपोर्टिंग की अंतिम तारीख है। वो भी आपको ध्यान में रखनी है। हमारे पास केवल 5 दिन का ही समय बचा है। उन 5 दिनों के समय को हम किस प्रकार से यूटिलाइज करें। अब इनमें से 4 सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज जो हैं, उनके बगैर तो आपकी काउंसलिंग कतई संभव ही नहीं है, आपकी रिपोर्टिंग कतई संभव भी नहीं है, आपका बीएसटीसी में एडमिशन संभव ही नहीं है। वो 4 सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं? जिसमें सबसे पहले 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट। 10वीं और 12वीं की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। कइयों के समस्या आती है कि 12th की मार्कशीट सर कॉलेज में जमा है, अब क्या करें? तो जहाँ पर आपका रेगुलर कोर्स चल रहा है, उसमें आपको वो 12th की ओरिजिनल मार्कशीट जमा करवानी होती है। इसलिए आप किसी महाविद्यालय से आप बीए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में प्रवेश ले चुके हैं, तो आप वहाँ के प्राचार्य जी से कहिए कि सर हमें जो है बीएसटीसी के लिए इस 12th की मार्कशीट को चाहिए। अब हम रेगुलर कोर्स आपके विद्यालय में नहीं करेंगे, वहाँ करेंगे, है ना? तो वो आपको निश्चित रूप से वहाँ से आपकी 12th की मार्कशीट दे देंगे। एक छोटी-सी फॉर्मेलिटी होती है, वो आप कर देना, उसके बावजूद ही आपको मिल जाएगी। फिर जाति प्रमाण पत्र। बिना जाति प्रमाण पत्र के आपका जो है वो प्रवेश कतई संभव नहीं है। इसलिए ये ध्यान से आपको समझना है कि आप ओबीसी से हैं, आप अगर एससी एसटी से हैं, ठीक है ना, आप ईडब्ल्यूएस से हैं या फिर आप एमबीसी से हैं, तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र तो होना जरूरी ही है, और वो भी 6 माह से पुराना नहीं होना चाहिए, और उसके साथ साथ वो डिजिटल भी होना चाहिए। ये भी आपको ध्यान में रखना है, वो डिजिटल भी होना चाहिए, 6 माह से पुराना नहीं होना चाहिए। बाकी एससी और एसटी में ये छूट दी गई, एक जो है वो प्रॉपरली छूट इनको दे चुकी है, दे रही है कि आपका डिजिटल बना हुआ है तो वो लाइफ टाइम तक के लिए वैलिड है, उनको वापस बनाने की आवश्यकता नहीं है। अब किसी को ऐसा लग रहा है कि मेरा जो है वो अभी तक बना नहीं है, जो जाति प्रमाण पत्र बना नहीं है, सर्टिफिकेट बना नहीं है, कास्ट सर्टिफिकेट, तो आपको जैसे तैसे करके तहसील में जाके संपर्क करवा के 1-2 दिन में बनवा लेना चाहिए। उसके बगैर आपकी जो वो प्रोसेस है आगे, मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र दोनों ही डिजिटल, वो चलेगी नहीं। क्यों नहीं चलेगी, उसका मैं एक बहुत बेहतरीन प्रूफ बता रहा हूँ, ये देख लो। जब आप रिपोर्टिंग के तहत 13,555 की जब फीस कटवाएंगे, उस फीस को कटवाने से पहले आपको ये 5 डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे, जिसमें आपका फोटो, आपकी सेकेंडरी की मार्कशीट, आपकी सीनियर सेकेंडरी की मार्कशीट, आपका बोनाफाइड सर्टिफिकेट यानी कि मूल निवास, आपका कास्ट सर्टिफिकेट और आप सेल्फ डिक्लेरेशन जो आप
अलॉटमेंट लेटर निकालेंगे उसके सबसे अंतिम पेज पे वो दिया हुआ होगा, जिसको आपको भर के उसके ऊपर खुद का सेल्फ सिग्नेचर करके उसको अपलोड करना है। ये जो आपको 3 और 3 6 डॉक्यूमेंट है, ये प्रॉपरली चाहिए, जिसमें ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। फोटो तो आपके पास होता ही है और ये सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा सेल्फ डिक्लेरेशन वाला, लेकिन 10वीं 12वीं और मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र, ये चारों बहुत अनिवार्य हैं। इसके बगैर आगे की प्रोसेस नहीं होगी। 13,555 की अगर फीस नहीं कटी है तो फिर आपका कॉलेज में एडमिशन होगा ही नहीं, वो सीट आपकी रिक्त मानी जाएगी। 12 तारीख के बाद लोग अपवर्ड मूवमेंट करवा के आपकी सीट को भर लेंगे। इसलिए ये चारों ही डॉक्यूमेंट बेहद आवश्यक हैं, बेहद जरूरी है। इसको ध्यानपूर्वक आपको पहले से ही कंप्लीट करके रखना है। अब मैं आगे की बात करता हूँ वापस इसी डॉक्यूमेंट्स में। आपको 50 रुपये का शपथ पत्र चाहिए। कुछ कॉलेजेस मांग लेती हैं, कुछ में वो चीज़ें नहीं होती है। ये वाली चीज़ आपको 2 लिफाफे लेके जाने हैं। छोटे छोटे 2 लिफाफे आते हैं, 2-2 5-5 रुपए के, वो लेके जाने हैं और 40 रुपए के उसके ऊपर 2 टिकट लगाने हैं। क्यों लगाने हैं कि कई बार कॉलेज आप अगर रेगुलर नहीं आ पाते हैं, छुट्टियां कर लेते हैं, आपका सत्र शुरू हो जाता है, तो कॉलेज वाले आपको एक नोटिस के जरिए वही लिफाफे जिसमें आपको जानकारी देके भेजेंगे कि भाई साहब आपको कॉलेज आना है, अगर नहीं आए तो आपका जो प्रवेश है वो निरस्त किया जाएगा। तो उनको भी खर्चा नहीं लगाना है ना, वही आपके ही इन 40-40 रुपयों से ही वो डाक टिकट क्यों वहन करें, उनको कहाँ की पड़ी है। तो ये आपसे एडवांस ले लेंगे, इसलिए आपको ये लेके जाने हैं। डाकघर से मिलते हैं, 40-40 कहीं पे 50 के भी मांग सकते हैं। 2 लिफाफे और 40-40 के 2 टिकट आपको लेके जाने हैं। ये इसके साथ साथ ये आपको डाकघर में मिलेंगे। प्री डीएलएड का फॉर्म जो आपने भरा था, नोटिफिकेशन निकला था उस वक्त, ये बीएसटीसी का रिजल्ट और अलॉटमेंट लेटर जो आपने निकाला ही होगा, जो आपको कॉलेज मिली है वो आपका अलॉटमेंट लेटर है। 3 पेज का, बीच में से निर्देश वाला हटा देना। सेल्फ डिक्लेरेशन चाहिए और अलॉटमेंट लेटर चाहिए। चालान आपके दोनों ही 3000 का और 13,555 का, ये दोनों ही चालान आपको जो साथ में लेके जाने हैं। एक आपकी सेल्फ होगी, एक ऑफिस कॉपी होगी, एक बैंक की होगी। बैंक वाले बैंक में रख लेंगे, आप आपके पास रखोगे और जो है वो ऑफिस कॉपी आपके जमा हो जाएगी आपकी कॉलेज में। खुद का आधार कार्ड होना चाहिए। कई बार पिताजी का भी मांग लेते हैं, हमारे यहाँ मांगा था इसलिए मैंने इसको साथ में लिखा है। तो ये आपको ठीक तरीके से ध्यान में रखना है। खुद की लिखी गई घोषणा पेज पर, वो जो हम अपलोड करी थी वही वापस आपको लेके जानी है, जो आपके इस अलॉटमेंट लेटर के सबसे लास्ट में संलग्न मिल जाएगी, आपको वहाँ से निकाल लेनी है। टीसी और सीसी यानी कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट, टीसी, और सीसी यानी चरित्र प्रमाण पत्र, है ना, चरित्र प्रमाण पत्र, करेक्टर सर्टिफिकेट सीसी। तो ये चरित्र प्रमाण पत्र जो है वो भी आपको अपने ही स्कूल से मिलेगा। कहाँ से मिलेगा? स्कूल से। और टीसी भी आपको अपने स्कूल से मिलेगी जहाँ से आपने 12th करी है। अंतिम अध्ययनरत जो भी आपका संस्थान है वहाँ से आपको टीसी और सीसी दोनों लेने हैं, क्योंकि रेगुलर कोर्स के होने बहुत ही जरूरी हैं। अब कईयों को टीसी से दिक्कत आती है कि अभी तक टीसी दी नहीं है, ये नहीं दी है, तो आप बिना टीसी के भी चला सकते हैं। आप एप्लीकेशन लिख के दे दीजिए अपने कॉलेज वाले को और कहिए कि हम 15-20 दिन, महीने दिन बाद आपको टीसी ला के जमा करवा देंगे, तो भी वो आपकी बात को मान लेते हैं। ऐसा कोई, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। प्रवचन प्रमाण पत्र यानी कि आपका जो माइग्रेशन कार्ड है वो जिसके लागू होता है, कई कॉलेजों में मांग लिया जाता है, कईयों में नहीं मांगा जाता है। प्रवचन प्रमाण पत्र आप यूनिवर्सिटी वगैरह चेंज करते हैं तो माइग्रेशन चाहिए होता है, तो 12th के साथ अमूमन कम मांगते हैं, नहीं मांगते हैं। फिर भी मैंने बता दिया कि आपके पास है तो आप उसको साथ में रखिए। बहुत सारी कॉलेजेस नहीं मांगती है लेकिन कुछ मांग लेती हैं, तो अपने को वो मिल जाता है बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आपको चाहिए, ये आपके पास होने चाहिए। आप इसका बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और फिर आप क्योंकि बहुतों ने इसके अभी तक काउंसलिंग नहीं करवाई है, रिपोर्टिंग नहीं करवाई है, और बाकी जिन्होंने करवाई है उनको तो बढ़िया तरीके से पता ही होगा। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और फिर हम आगे बढ़ते हैं। वीडियो को आप ज़रूर अपने मित्रों तक शेयर करेंगे, बहुत उपयोगी जानकारी है। और ये जानकारी जो आपको मैंने दी है, आपका भी कर्तव्य बनता है कि आपके किसी मित्र बंधु तक पहुँचे, तो उसके लिए भी एक बहुत बड़ी जीत रहेगी। अब हम बात करते हैं कि कितने लोग बैठे थे। 24,117 स्टूडेंट्स को कॉलेज अलॉट हुआ है और काउंसलिंग करवाई थी लगभग 1,43,000 लोगों ने। कितने ने? 1,43,000। इवन आप 1.5 लाख मान लीजिए कि 1.5 लाख ने जो काउंसलिंग करवाई थी, और सीट सी 25,970 यानी कि 26,000 के आसपास सीटें थी कुल मिलाकर। अब इनमें से सारी सीटें भर चुकी हैं, केवल 1853 सीट्स खाली बची हैं। कितनी बची हैं? 1853 सीट ही खाली बची हैं, बाकी सारी सीटें भर चुकी हैं। अब सेकंड लिस्ट जो आएगी उनमें से केवल कितने सीट्स पे आएगी? वो 1853 सीट पे सेकंड लिस्ट जो है वो आएगी। सेकंड लिस्ट की हम बाद में बात करेंगे, उससे पहले अपर मूवमेंट की बात कर लेते हैं कि अपर मूवमेंट होता क्या है, अपर मूवमेंट कैसे करवाया जाता है, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ। ध्यान से समझना है अपर मूवमेंट की पूरी इस प्रोसेस को। इससे पहले ये मैं आपको महत्वपूर्ण डेट बता देता हूँ कि 12 अगस्त से पहले पहले आपको अपनी रिपोर्टिंग करवानी है।
12 अगस्त अंतिम डेट है। 12 अगस्त के बाद आपकी कोई रिपोर्टिंग मान्य नहीं होगी, आपकी सीट को रिक्त माना जाएगा उस कॉलेज में। अब देखो अपवर्ड मूवमेंट क्या होता है कि जैसे आपने अपनी मनपसंद कॉलेज भरने की कोशिश करी थी, लेकिन कम नंबरों की वजह से वो आपको कॉलेज नहीं मिली, आपको कहीं दूसरी कॉलेज मिल गई। माना कि मैं जैसलमेर का अभ्यर्थी था और मुझे डूंगरपुर कॉलेज मिल गई, जो कि मैंने भरी ही नहीं थी। अब मैंने 20 कॉलेजेस भरी थी, उसमें से मुझे कोई कॉलेज नहीं मिली और सीधा डूंगरपुर मेरे को भेज दिया गया। अब मुझे वो कॉलेज लेनी नहीं है, मेरे पास नंबर ठीक-ठाक हैं। अगर आप 450 से ऊपर हैं, तो फिर आप अपर मूवमेंट करवाने की स्थिति में 450 भी मैं कम बोल रहा हूँ। लेकिन आप 470-75 के आसपास हैं, 480 के आसपास है, फिर भी आपको अगर मनपसंद कॉलेज नहीं मिलती है, तो फिर आप अपर मूवमेंट करवाते हैं, तो ही आपको कुछ हासिल होने वाला है। अन्यथा मुझे नहीं लगता है कि आपकी कॉलेज वो चेंज होगी। ठीक है? अब मेरी बात सुनो। अब जैसे आपको डूंगरपुर कॉलेज मिल गई, अब आपको वापस जैसलमेर आना है। तो आप अगर एक एक स्थिति में पहले क्लियर कर देता हूँ, आपने पहली चॉइस भरी थी और वही आपको मिल गई है। उसके बाद किसी ने आपको उस कॉलेज के बारे में बताया कि ये कॉलेज अच्छी नहीं है, ये डोनेशन फलाना, ये बातें सारी हो गई। फिर आपका मन बदला कि मुझे ये कॉलेज लेनी ही नहीं है। उस परिस्थिति में अपर मूवमेंट नहीं होता है, यानी कि आपको चॉइस मिल गई है, चॉइस मिलने के बाद आप अपर मूवमेंट करवाते हो, तो वो आपको किसी भी सूरत में कॉलेज चेंज नहीं होगी। उसके नीचे वाली कॉलेजेज आपको लेनी है, अगर मिली है तो फिर आप अपर मूवमेंट करवा सकते हो। जैसे कि मुझे 7वें नंबर की कॉलेज मिल गई थी, चॉइस में मिली नहीं, ऊपर वाली, फिर 7वें नंबर की मुझे कॉलेज मिली, उससे ऊपर वाले जितने भी 6 कॉलेज हैं, उसमें से जो है मैं अपर मूवमेंट करवा सकता हूँ। उससे नीचे वाली में नहीं करवाऊँगा, क्योंकि मुझे उसमें जो पीछे 6 बची उनमें ही मैं जा सकता हूँ। ये वाली स्थिति आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है ना? तो अपर मूवमेंट के लिए महत्वपूर्ण डेट है 14 अगस्त से लगाकर 16 अगस्त तक। आवेदन कब से कब तक करना है? 14 अगस्त से 16 अगस्त तक। एक बार तो आपको, जैसे कि मैंने कह दिया कि मुझे डूंगरपुर कॉलेज मिली है, मैं जैसलमेर का था, तो मुझे सारे डॉक्यूमेंट लेके जाके 13,555 की फीस कटवा के और डूंगरपुर कॉलेज में जाकर पूरी की पूरी बढ़िया तरीके से रिपोर्टिंग करवा के वापस आना है। मेरा सारा प्रोसेस हो गया, 12 तारीख को वो सारी चीज़ें समाप्त हो गई। इसके बाद मुझे पुनः मौका दिया जाएगा 14 अगस्त से 16 अगस्त तक अपवर्ड मूवमेंट करवाने का। मैं वो कॉलेजेस भरूँगा जो मैंने 20 भरी थी, उनमें से मुझे लगता है कि मैं 10 कॉलेज क्रमशः भर लेता हूँ। 10 कॉलेज भरने के बाद ऑल राजस्थान नहीं करना है। कई स्टूडेंट ऐसे बर्बाद हो जाते हैं ना, हो सकता है कि वो कॉलेज अच्छी और बाद में अपर मूवमेंट के चक्कर में ऑल राजस्थान कर देते हैं, इधर से उधर फेंक दिया जाता है। ऐसा काम नहीं करना है आपको। आपने 10 कॉलेज भर ली, लॉक कर दिया। मुझे तो ऐसा लगता है कि 2-3 कॉलेज ही भर दो और उस कॉलेज में जाके पता कर दो कि उस कॉलेज में सीट खाली है, तो ही आपका नंबर आएगा। अब जैसे मैं वापस जैसलमेर आना चाहता हूँ और जैसलमेर की सारी कॉलेजेस हैं, उसमें से सारी सीटें पहले से फुल है, तो मेरा चयन कहाँ से होगा? कोई सूरत में नहीं होगा। फिर हम भले ही अपर मूवमेंट करा दें, वहाँ भी समय खराब करना, कुछ थोड़ा बहुत पैसा लगना, वो भी खर्च करना, क्या मतलब? तो ऐसी परिस्थिति में आप पता कर लीजिए पहले कि अपर मूवमेंट की स्थिति उस कॉलेज में है या नहीं है। 1-2 सीट्स खाली हैं तो ही आपके वो काम बनने वाला है। ठीक है? अब फिर आपके उस अपर मूवमेंट के एग्जाम की घोषणा, परिणाम की घोषणा 19 अगस्त को होगी। 19 अगस्त का अपर मूवमेंट का रिजल्ट आ जाएगा और 20 से 22 अगस्त को आपको वहाँ रिपोर्टिंग करवानी होगी। अब रिपोर्टिंग कुछ नहीं करवानी होगी। वहाँ पर आपने जो डॉक्यूमेंट डूंगरपुर कॉलेज में जमा कराए थे, वो डूंगरपुर कॉलेज वाले सीधे डॉक्यूमेंट जैसलमेर रेफर कर देंगे ना, वहाँ से रेफर कर देंगे, भेज देंगे उनके पास और वो डॉक्यूमेंट वहाँ आ जाएंगे। आपको वहाँ जाके उपस्थित होना है, क्योंकि स्टूडेंट का स्वयं का उपस्थित होना बेहद जरूरी है। ये स्पष्टली निर्देश दिए गए हैं। तो ये तो सारा खेल था अपर मूवमेंट का, आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी नहीं आता है तो आप कमेंट करके मुझे बता दीजिए या मेरे संपर्क कर दीजिए, फ़ोन पे बात कर लीजिए, टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको बढ़िया तरीके से समझा भी दूँगा, ठीक है? ये तो बात थी अपर मूवमेंट की। अब 1853 सीट्स खाली हैं। अब हम सेकंड लिस्ट की बात करते हैं कि सेकंड लिस्ट जो है, वो किस प्रकार से आ सकती है और उसमें किस-किस की गुंजाइश है कि चयन उसका हो सकता है। ये वाली बात हम कर लेते हैं, ठीक है? ये वाली बात कर लेते हैं। अब इससे पहले ये भी समझना ज़रूरी है ना कि कट ऑफ रही कितनी है, तभी तो पता चलेगा ना, इससे नीचे वालों का चयन होगा। फालतू में उम्मीद रखने से भी क्या है? हमने सोचा था कि 420 से ऊपर वालों का सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। कई बार जो हम सोचते हैं उससे भी कई गुना ऊपर हो जाती हैं स्थितियाँ। तो इस बार ये हुआ कि जनरल में जिस भी स्टूडेंट के 435 नंबर थे, उसका चयन हुआ है। 435 वाले का चयन हुआ है, देख लो। अब जनरल में एक स्टूडेंट 435 नंबर लाने के बाद भी एसटीसी करने का हकदार नहीं है। अब देखो किस कदर इस पेपर ने मार पड़ी होगी, इस पेपर की मार पड़ी होगी, हम समझ सकते हैं। देखो कुछ समीकरण मैं स्पष्टली बता देता हूँ कि एक तो पेपर ईजी था और ऊपर से बहुत सारी जगहों पे हेल्प भी स्टूडेंट्स को मिली है। मैं खुला कहता हूँ, ठीक है ना? मिली है निश्चित रूप से। कई जैसे कि इंग्लिश का कोई टीचर लग गया और उस टीचर ने कहा कि चलो मैं हेल्प कर देता हूँ, उसने 10% करवा दी किसी स्टूडेंट को।
10 प्रश्नों के 30 नंबर होते हैं। कितने होते हैं? 30 नंबर। और यही कट ऑफ 405 रहने वाली 435 पहुंच जाती है। फर्क पड़ता है साहब। छोटी-छोटी बातों का हम कहते हैं 5 प्रश्नों से क्या फ़र्क पड़ता है, 15 नंबर बढ़ते हैं 5 प्रश्नों के। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, इससे भी कट ऑफ ने जो है कई बार ऐसी स्थितियाँ रहती है, कहना नहीं चाहिए लेकिन सत्य है। फिर ओबीसी की बात करते हैं, तो 429 पे ओबीसी का चयन हुआ है, ये मैंने मेरे स्टूडेंट से बात करी थी। स्पष्टली ये एकदम तथ्य है, फैक्ट है, यहाँ पर चयन हुआ है। ईडब्ल्यूएस की 424 पे जो है वो सिलेक्शन लेके गया है, ठीक है ना। 400 महिला तो 420 पे चयन हुआ है ईडब्ल्यूएस का, किस पे? 420 पे महिला का चयन हुआ है। और 423 पे जो है वो चयन हुआ है आपके बॉयज़ का। एमबीसी की कट ऑफ, प्रॉपरली एमबीसी के स्टूडेंट मेरे संपर्क में नहीं है, सीधी सी बात है, स्पष्ट है, क्योंकि हमारे यहाँ का एरिया भी है जो इनसे ज़्यादा जो है वो हमारा ताल्लुकात नहीं रहता है। फिर भी मैं किसी स्टूडेंट से पूछूंगा, अगर उसने मुझे आइडिया दिया तो मैं बताऊंगा। एससी की मैं स्पष्टली बता सकता हूँ कि 411 कितनी, 411 के बाद सिलेक्शन नहीं हुआ, यहाँ पर पूर्ण विराम लग गया। और एसटी की जो कट ऑफ थी वो थी आपके 400, एसटी बॉय की जो कट ऑफ थी वो थी 402, बिल्कुल सही है, ठीक है, 402। और यहाँ पर स्थितियाँ गिरी है, यहाँ पर तो 390 वाले का भी सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, किसका? 390 वाले का भी सिलेक्शन हुआ है। और यहाँ पर लगभग 396 वाले फीमेल जो थे एससी की कैटेगरी के, उनका सिलेक्शन हुआ है फीमेल में, ठीक है। ओबीसी फीमेल में 426 पे सिलेक्शन हुआ है, ये भी आप मान चलिए। और जनरल में आप समझ लो कि लगभग 429 फीमेल पे सिलेक्शन की संभावनाएं रही थी, ये वाली स्थितियाँ। अब आप समझो, अब सेकंड लिस्ट की हम बात करते हैं, किसकी? सेकंड लिस्ट की बात करते हैं कि देखो सेकंड लिस्ट में क्या हो सकता है, ठीक है। सेकंड लिस्ट, अब सेकंड लिस्ट में आप ये समझो कि आप अगर सामान्य से हैं और 429 से ऊपर हैं और इधर 435 से ऊपर है, तो फिर आपके सिलेक्शन के जो चांसेज है वो बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। तो मैं ये मान के बैठा हूं कि सामान्य में 429 आप हैं तो आपका चयन हो सकता है सेकंड लिस्ट में। ओबीसी में अब देखो 1% नीचे आ सकती है कट ऑफ, इससे ज्यादा 1% के 3 नंबर होते हैं, ये 429 से 426 आ सकती हैं, इससे कम मुझे नहीं लगता है कि संभावना है। लेकिन फिर भी मन को ढांढस बंधाने के लिए, क्या पता कुछ और काउंसलिंग रिपोर्टिंग नहीं करवाए, कुछ और सीट्स खाली हो जाए, हो गई ये तो निश्चित रूप से है, 1500 सीट्स आपके और खाली हो जाएगी, जो स्टूडेंट्स करेंगे नहीं, केवल उन्होंने काउंसलिंग करवाई थी, अब वो करेंगे नहीं, कॉलेज की वजह से कोई इसको दूर मिली, ऐसे करके लगभग 1000-1500 लोग नहीं करेंगे। तो मैं ये मान के बैठा हूं कि 423 ओबीसी में चयन होना चाहिए और ईडब्ल्यूएस का 417 पे या फिर 400 हाँ 417 पे भी हो सकता है, ठीक है ना। और एमबीसी की स्थितियां देख के बताएंगे। और एससी की मैं बात करता हूं, तो फिर आप ये मान के चलो कि 411 है तो 6 नंबर और कम कर लीजिए, ठीक है ना, 405 पे। और यहाँ पर 402 है तो 6 नंबर और हम कम करते हैं, तो फिर नंबर बन जाते हैं आपके 396। ये एससी में 396, ये एससी, ये एसटी, और ये आपके हो जाएगा ईडब्ल्यूएस, और ये आपके हो जाएगा ओबीसी, ठीक है, ये ओबीसी हो जाएगा, और ये हो जाएगा सामान्य, ये क्या होगा? सामान्य। अब यहाँ तक मैं मान के बैठा हूँ कि सेकंड लिस्ट में इन लोगों का चयन होना चाहिए, ये मैंने विथ प्रूफली बात करी है, एकदम तथ्यों पे बात कर रहा हूँ, फैक्ट है, इन सारे लोगों के स्क्रीनशॉट भी मेरे पास पड़े हैं, इनको कॉलेजेस अलॉट हुई है। अब एक शर्त और रहती है कि कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर मेरे 444 नंबर थे फिर भी मेरा चयन नहीं हुआ। भाई क्यों नहीं हुआ, उसका मैं कारण आपको स्पष्टली बता देता हूँ कि आपके अगर इतने नंबर थे और फिर भी आपका जो है वो चयन नहीं होता है, तो उसके पीछे एक कारण है। वो कारण है कि आपने ऑल राजस्थान नहीं करा। भाई किसी ने 7-8 कॉलेज भर के कॉलेज लॉक कर दी। अब हमारे ही पोगन टीटी कॉलेज की मैं बात करता हूँ, 480 कट ऑफ रही है, आप मानते नहीं, 480 से नीचे कॉलेज ही नहीं मिला है जनरल ओबीसी। 480 नंबर होते वैसे आप 500 के आसपास, और 444 से कह दिया कि कॉलेज मिल जाएगी, 7-8 कॉलेज भर के लॉक कर दिया, ऐसे नहीं मिलता है। ऐसी गलती जीवन में कभी नहीं करनी चाहिए। इसलिए मैंने बहुत सारे वीडियो में चिल्ला चिल्ला के कहा था कि ऑल राजस्थान कर देना, नहीं तो बहुत सारे नंबर आने के बाद भी चयन आपका नहीं होगा, ये स्पष्टली मैंने आपको कहा था। इन चीज़ों का आपने ध्यान नहीं रखा, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, ये मैंने सेकंड लिस्ट की बात कर दी है, सारी चीज़ें हमने क्लियर कर दी हैं।
फिर भी अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न आता है तो आप कमेंट करके अवश्य बताइए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि आपके मन में कैसे-कैसे प्रश्न आते हैं। और कोई भी बात आपको पूछनी हो तो आप निश्चित रूप से कमेंट करके पूछिए, और अति आवश्यक होने पर ही कॉल पे संपर्क करिए, अन्यथा बहुत सारे फ़ोन कॉल्स के जवाब भी नहीं दिए जाते, संभव भी नहीं, इतना टाइम ही नहीं मिल पाता है। ठीक है? चलिए, वीडियो को जाते-जाते लाइक कर दो, शेयर कर दो, मित्रों तक पहुँचा दो और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में इसी प्रकार से, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय भारत।